हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं लाई हूँ आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट वीडियो। यहाँ पर हम करने वाले हैं आपके जूलॉजी 141 जो आपका इम्यूनोलॉजी है, बीएससी थर्ड ईयर का कोड, सॉरी जूलॉजी BZYET 141 का। यहाँ पे मैंने आपको 4 यूनिट करा दिए और यहाँ पे आज हम 5th यूनिट करने वाले हैं। काफ़ी डिले हो गया था। 1 अप्रैल से आपका सारा स्टार्टिंग में 1 शॉट्स मैं कर दूंगी और इस ब्लॉक को कंप्लीट ही कर देंगे, हम जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। अब 1 अप्रैल से सारा स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी चीज़ें हैं वो आपकी 1 अप्रैल से जो आपके PYQs हैं उसके सॉल्यूशन में कराती हूँ। तो उसके सॉल्यूशन भी जो भी आपके कोड होंगे आप मुझे कमेंट कर देना, मैं सारे सॉल्यूशंस उसके भी प्रोवाइड कराऊंगी। और यहाँ पर हम करेंगे यूनिट नंबर 5, जहाँ पर आपको पढ़ना है इम्यून सिस्टम के सेल्स के बारे में। मैंने आपको कई बार पढ़ाया, यूनिट फर्स्ट में पढ़ाया कि सेल्स कौन कौन सी होती हैं, बी सेल्स, टी सेल्स, ठीक है, नेचुरल किलर सेल्स। इन सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो आप एक चैप्टर पढ़ोगे ना तो आपको एक ओवरव्यू मिल जाता है इसके फर्स्ट चैप्टर में ही कि आपको बेसिकली इम्यूनोलॉजी में पढ़ना क्या है, आपके इम्यून सिस्टम में है क्या। तो यहाँ पर हम करने वाले हैं आपका, सबसे पहले मैं बता देती हूँ क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन होता है, वो हम पीछे से ही पढ़कर आ रहे हैं कि हमने इम्यूनोलॉजी में क्या क्या अब तक पढ़ लिया है। देन हम देखेंगे हीमोटोपोइटिक स्टेम सेल्स, यानी एक वर्ड मैंने आपको बताया था कि हेमेटोपोइसिस क्या होता है। हेमेटोपोइसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ द ब्लड, यानी जब ब्लड का फॉर्मेशन होता है या फिर फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी तो हम उसे बोलते हैं हीमेटोपोइसिस, ठीक है। अब वो कहाँ से आए हैं, हीमेटोपोइटिक स्टेम सेल से आए हैं, वहाँ से फॉर्मेशन होता है, देन आपका ब्लड बनता है, आरबीसी बनता है, तो इसको हम हीमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स कहते हैं। उसके बाद हीमेटोपोइसिस क्या होता है, मैंने आपको बताया कि फॉर्मेशन ऑफ द ब्लड, दैट इज नॉन एज हीमेटोपोइसिस। फिर उसके बाद आपको पढ़ना है जेनेटिक रेगुलेशन ऑफ हेमेटोपोइसिस, कैसे जेनेटिक रेगुलेशन होता है। फिर आप देखेंगे ग्रोथ फैक्टर्स कौन कौन से हेमेटोपोइसिस में। फिर नेक्सिस बिटवीन हेमेटोपोइसिस एपोप्टोसिस क्या होता है। मैंने आपको इससे पहले ही बताया था कि एपोप्टोसिस का मतलब होता है नेचुरल सेल डेथ, यानी ऐसा सेल जो आपके बॉडी को चाहिए ही नहीं, तो उसमें क्या होता है वो छांट छांट के आपकी बॉडी उसको मार देती है, ठीक है, नेचुरली वो मर जाते हैं, तो उसको हम एपोप्टोसिस कहते हैं। देन उसके बाद आप पढ़ेंगे सेल ऑफ द इम्यून सिस्टम, जो हम पीछे पढ़ के आए। देन आप पढ़ोगे सेल ऑफ माइलॉइड लीनिएज, जिसमें ग्रेनुलोसाइट्स पढ़ेंगे आप, ठीक है। फैगोसाइटिक सेल्स पढ़ेंगे। फैगोसाइटिक सेल्स आपके क्या होते हैं, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं। मैंने आपको बताया है, जिसने पहले के लेक्चर दिए हैं देखे हैं वो आराम से इसको पढ़ सकता है। फैगोसाइटिक सेल्स क्या होते हैं, ऐसी सेल निगलने का काम जो करें, लाइक मैक्रोफेज। मैक्रोफेज आपका एक फैगोसाइटोसिस सेल होता है, ठीक है। मैक्रोफेज लिखना चाह रही हूँ मैं ये, ठीक है, मैक्रोफेज। तो ये आपका एक फैगोसाइटिक सेल है, ठीक है, जो कि क्या करता है आपकी बॉडी में, बिल्कुल सेल कोई काम का नहीं है तो उसको निगल जाता है डायरेक्ट, ठीक है, तो फैगोसाइटिक सेल होते हैं। देन आप पढ़ेंगे सेल्स ऑफ लिम्फोइड लीनिएज। इसमें आपको मैंने पढ़ा था लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स। टी लिम्फोसाइट्स आपके ऐसे सेल होते हैं जो बोन मैरो में बनते हैं, लेकिन मैच्योर होते हैं थाइमस में। हमने इससे पहले ऑर्गन्स भी पढ़े थे इम्यून सिस्टम में, थाइमस, बोन मैरो, ये सारे ऑर्गन्स हम पढ़ चुके थे, स्प्लीन पढ़ चुके थे, राइट। तो वही है कि जो आपका लिम्फोसाइट है, जो टी लिम्फोसाइट्स हैं वो बनते हैं बोन मैरो में, लेकिन मैच्योर होने के लिए वो थाइमस में जाते हैं। बी सेल्स की अगर हम बात करें, बी लिम्फोसाइट्स जो होते हैं बेसिकली वो आपके बोन मैरो में ही बनते हैं और वहीं पर ही मैच्योर होते हैं। नेचुरल किलर सेल्स की बात करें तो आपके ऐसे सेल्स जो कि वही है डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ऐसे सेल बिल्कुल चाहिए नहीं आपको, ठीक है। एपिप्टोट एंटीजन डिटर्मिनेंट्स, इसके बारे में पढ़ेंगे। देन आपका समरी एंड ये खत्म हो जाएगा चैप्टर। थोड़ा सा लॉन्ग है ये चैप्टर, तो जो लॉन्ग है मैं ट्राई करूँगी इसी यूनिट में हम इसको ख़त्म कर दें इसी वाले लेक्चर में, ठीक है। तो चलिए इंट्रोडक्शन में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इम्यून सिस्टम में होता क्या है बेसिकली। इम्यून सिस्टम में आपके पास सेल्स होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। उनका फंक्शन क्या होता है, आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करना, किसके अगेंस्ट, माइक्रोबियल इन्फेक्शन। कोई भी आपके बॉडी में इन्फेक्शन होने वाला है उसके अगेंस्ट आपको इसका फंक्शन क्या है, आपको बेसिकली इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है, बचाएगा, लड़ेगा उसके अगेंस्ट। तो ये आपके होते हैं इम्यून सिस्टम। प्राइमरी एंड सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स हम पढ़ चुके हैं ह्यूमंस में, वर्टिब्रेट्स में, ठीक है। प्राइमरी ऑर्गन्स जो होते हैं बेसिकली वो क्या होता है, प्रोडक्शन मैचुरेशन ऑफ सेल्स के लिए हैं, जिसमें इम्यून रिस्पॉन्स आता है। सेकेंडरी ऑर्गन्स क्या होते हैं, जहाँ पे इंट्रैक्शन होता है एंटीजन का और मैच्योर लिम्फोसाइट्स का। ये दोनों के दोनों ऑर्गन्स आपके इंटरकनेक्ट होते हैं नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल से, लिम्फेटिक डक्ट से, ठीक है, और जो इम्यून सिस्टम को सर्कुलेट करते हैं सारे पार्ट्स ऑफ द बॉडी, टिश्यू ऑर्गन्स इन द बॉडी। देयरफॉर सेल ऑफ इम्यून सिस्टम जो होते हैं वो कॉन्स्टेंट होते हैं, बेसिकली लुकिंग फॉर पैथोजन को देखते रहते हैं। इम्यून सिस्टम के लिए आप देखो, आपका इम्यून सिस्टम एकदम खाली बैठा है, अब कोई भी इन्फेक्शन आएगा तो ये सारे एक्टिवेट हो जाएंगे सेल्स, और वो देखेंगे भाई किधर है पैथोजन जो आपकी बॉडी को इन्फेक्ट करने वाला है,
ठीक है। और फिर उसके बाद एंटीजन को, पैथोजन को वो इंटरेक्ट करते हैं, उसके बाद मल्टीप्लाई करते हैं, फिर एक सिग्नल रिलीज़ करते हैं, उस सिग्नल से हमें पता चल जाता है कि ये बॉडी के लिए हार्मफुल है, देन उसके अगेंस्ट वो फाइट करते हैं, ठीक है। इसमें भी आपका आ जाता है सेल्फ और नॉन सेल्फ, डाइवर्सिटी ऑफ फॉर्म, स्पेसिफिसिटी। इसमें आपको पता चलता है कौन सा सेल्फ सेल है, कौन सा नॉन सेल्फ है, कौन से आपकी बॉडी के लिए अच्छा है, कौन से आपकी बॉडी के लिए बेकार है, ठीक है। ल्यूकोसाइट्स होते हैं आपके, अदर ल्यूकोसाइट्स होते हैं जो आपके एसिलरी फंक्शंस में हेल्प करते हैं, लाइक लिम्फोसाइट्स को एक्टिवेट करने के लिए, एंटीजन क्लियरेंस करने के लिए, फैगोसाइटोसिस, जो एंटीजन होंगे आपकी बॉडी को नहीं चाहिए तो वो फैगोसाइटोसिस हो जाएंगे, उसको निगल जाएंगे। डिफरेंट इम्यून फैक्टर्स रिलीज करते हैं ताकि आपकी बॉडी को अच्छे से इन्फेक्शन से बचाया जा सके। तो इस सारी चैप्टर में जो हमने पढ़ा है वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ब्लड सेल्स को किस तरीके से डेवलप करते हैं, क्या प्रॉपर्टीज़ है सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम की, किस तरीके से एंटीजन इंटरेक्ट करता है आपके पैथोजन के साथ, तो इस तरह आपकी बॉडी के साथ, तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। तो अब आ जाते हैं हम यहाँ पर, इंट्रोडक्शन इज़ ओवर। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे हीमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स के बारे में। अब जो हमारे ब्लड सेल्स होते हैं हमारे इम्यून सिस्टम के, वो बनते हैं कहाँ से, स्टेम सेल से। कौन से स्टेम सेल से बनते हैं, उसी का नाम है आपका हीमेटोपोइटिक स्टेम सेल। अब जो आपका एक टर्म आया है हीमेटोपोइसिस, इसका मतलब होता है आपका फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, उनका डेवलपमेंट, उनका डिफरेंशिएशन कहाँ से हो रहा है, आपका हीमेटोपोइटिक स्टेम सेल से होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये फंक्शन जो है पूरा का पूरा आपका ब्लड बन जाता है। अब जो आपका HSC है यानी हीमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स होते हैं, ये प्लूरिपोटेंट सेल्स होते हैं, यानी इनके पास क्या होता है, डिफरेंशिएट करने की एबिलिटी होती है। कई सारे डिफरेंट ब्लड सेल्स में, लाइक ग्रेनुलोसाइट्स हो गए, एरिथ्रोसाइट्स हो गए, मास्ट सेल्स हो गए, मोनोसाइट्स हो गए, मेगा कैरियोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स, इनकी एबिलिटी होती है, इसीलिए हम इनको बोलते हैं प्लूरिपोटेंट सेल्स। यानी अब ये डिफरेंशिएट हो सकते हैं कई सारे ब्लड सेल्स में, ठीक है। अब वो ग्रेनुलोसाइट्स हो गए, एरिथ्रोसाइट्स हो गए, मास्ट सेल हो गए, आपके मोनोसाइट्स हो गए, ठीक है, मेगा कैरियोसाइट्स हो गए, लिम्फोसाइट्स हो गए, इसको हम पढ़ने वाले हैं एक एक करके, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे जो होता है आपका HSC जो होता है ये स्टेबल होता है इवन एडल्ट लाइफ में भी, क्योंकि इनके पास सेल्फ रिन्यूएबल वाली कैपेसिटी होती है, ठीक है। हेमेटोपोइटिक सेल्स जो होते हैं कई सारे, इनके पास प्रोलिफरेटरी पोटेंशियल होता है, अपनी बॉडी में ये अपने नंबर को इंक्रीज कर सकते हैं, प्रोलिफरेट कर सकते हैं, नंबर ऑफ डिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। मैच्योर होते हैं ये कहाँ पे, स्ट्रोमल सेल में और बोन मैरो में, ठीक है। ये स्ट्रोमल सेल जो होते हैं इनके पास होता है लिपोसाइट्स, एंडोथीलियल सेल, फिब्रोब्लास्ट एंड मैक्रोफेजेस। स्ट्रोमल सेल्स आपके जो होते हैं वो नॉन हिमेटोपोइटिक होते हैं, यानी कि वहाँ पे कोई भी आपका ब्लड फॉर्मेशन नहीं होता स्ट्रोमल सेल्स में, लेकिन HSC जो है वो आपके स्ट्रोमल सेल में ही बनते हैं, मैच्योर होते हैं, लेकिन नर्चर द ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन ऑफ HSC। अब स्ट्रोमल सेल जहाँ पर आपका HSC बन रहा है, ठीक है, HSC क्या है आपका, हीमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स, ये आपका कहाँ पे बनता है, स्ट्रोमल सेल में, लेकिन स्ट्रोमल सेल आपके नॉन हेमेटोपोइटिक होते हैं, यानी वहाँ पे कोई भी ब्लड का फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन ये जो होते हैं HSC के ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, ठीक है। ये इन्फ्लुएंस करते हैं कि स्टेम सेल डिफरेंशिएट हो और कई सारे मैट्रिक्स प्रोवाइड करे, फैक्टर्स हो, प्रमोट करे ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन को, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं हिमेटोपोइटिक इंड्यूसिंग माइक्रो इन्वायरमेंट, ठीक है। इससे क्या होता है, आपको एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाता है HSC को, ताकि वो डिफरेंशिएट हो जाए और उसकी ग्रोथ को प्रमोशन मिल जाए, ठीक है, यानी प्रमोट टू द ग्रोथ। अब मैंने आपको बताया कि हिमेटोपोइटिक सेल्स जो होते हैं क्या प्लूरिपोटेंट होते हैं, यानी इनके अंदर क्या एबिलिटी है कि कई सारे डिफरेंट ब्लड सेल्स टाइप्स में ये डिफरेंशिएट हो सकते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या है, प्लूरिपोटेंट सेल। हम इसको बोल सकते हैं प्लूरिपोटेंट सेल। कई सारे हिमेटोपोइटिक ग्रोथ फैक्टर्स जो होते हैं वो सोल्यूबल एजेंट्स होते हैं, वो हमारे टारगेट सेल्स में आ जाते हैं, ठीक है, एंटर करते हैं डिफ्यूजन के थ्रू या फिर रिसेप्टर के थ्रू, और वो आ जाते हैं स्ट्रोमल सेल में, ठीक है। अब यहाँ पे सेल टू सेल कम्युनिकेशन होता है रिएक्टिंग सेल्स और स्ट्रोमल सेल के बीच में। जब इन्फेक्शन होता है तो T सेल एक्टिवेट हो जाते हैं, मैक्रोफेज भी एक्टिवेट हो जाते हैं, क्योंकि आपको पता है T सेल्स आएंगे, आप देखेंगे कौन सा सेल उसके लिए ठीक है, कौन सा नॉन सेल्फ है, कौन सा सेल्फ है। मैक्रोफेजेस देखेगा कि भाई कौन सा काम का है, कौन सा नहीं है, तो उसको निगल लिया जाए। यही आपका हिमेटोपोइसिस को इंड्यूस करते हैं और हिमेटोपोइटिक ग्रोथ फैक्टर्स के अकॉर्डिंग ये प्रोड्यूस करते हैं वो फैक्टर्स, जिससे अब ब्लड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर मैं बात करूं आपके एवरेज ह्यूमन बींग की, तो 3.7 × 10⁻11 ब्लड सेल्स एवरी डे ये इतने प्रोड्यूस करते हैं, ताकि आपके स्टेडी स्टेट लेवल जो भी सर्कुलेशन आपका हो रहा है वो बिल्कुल स्टेबल हो सके। हिमेटोपोइसिस जब होता है तो सेल डिवीजन डिफरेंशिएशन जो होता है एपोप्टोसिस से रेगुलेट किया जाता है, यानी प्रोग्राम डेथ ऑफ द सेल। अब प्रोग्राम मचाएंगे, यानी आप देखेंगे कि भाई कौन सा सेल है जो बिल्कुल काम का नहीं है, तो उसको हम प्रोग्राम बनाएंगे उसके लिए और डेथ कर देंगे, ठीक है। एपोप्टोसिस अगर नहीं हो पा रहा है आपकी बॉडी में, हम मान लो हम ये बोल रहे हैं कि एपोप्टोसिस ना कराएं, तो एपोप्टोसिस ना कराएं आपकी बॉडी में तो क्या होगा, तो आपको ल्यूकेमिया हो जाएगी, नहीं ब्लड की डेफिशिएंसी हो जाएगी, ल्यूकेमिया हो जाता है। तो अगर एपोप्टोसिस नहीं हो रहा है आपकी बॉडी में तो ल्यूकेमिया का केस बन सकता है, कई सारे केसेस आपको देखने को मिलते हैं हॉस्पिटल्स में, राइट।
ये आपके देखो बहुत सारे सेल्स हैं, ठीक है। अब मैं अपने सेल्स लाई हूँ जो आपका प्लूरिपोटेंट सेल है, जिसका नाम क्या था, मैंने आपको बताया था प्लूरिपोटेंट सेल क्या होते हैं आपके HSC यानी हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स। अब इससे बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। देखो सबसे पहला जो होता है माइलोइड प्रोजेनाइटर, अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, क्योंकि ये क्या होता है प्लूरिपोटेंट सेल होता है, हम इसको आगे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अगर ये डिफ्रेंशिएट होकर माइलोइड प्रोजेनाइटर में बना है, ये और आगे डिफ्रेंशिएट होगा, मेगा कैरियोसाइट्स बनाएंगे, एरिथ्रोब्लास्ट बनाएंगे, मोनोब्लास्ट बनाएंगे, म्योब्लास्ट बनाएंगे, ठीक है, सारे बनेगा। अब देखो आपका मेगा कैरियोसाइट्स है, ये और फटेगा, ठीक है, बड़ा सा सेल है ये, और फटने के बाद क्या बना लेगा, प्लेटलेट्स। अब इसका ब्रेक डाउन हुआ, प्लेटलेट्स बन गया। एरिथ्रोब्लास्ट से एरिथ्रोसाइट्स बन गया। एरिथ्रोसाइट इज ऑल्सो नोन एज योर RBC, रेड ब्लड सेल्स। अब मोनोब्लास्ट है, उससे आपका मोनोसाइट प्रोजेनाइटर्स निकलेंगे, उससे आपका बन जाएगा मोनोसाइट्स। अब जो आपका मोनोसाइट प्रोजेनाइटर, इससे प्रोजेनाइटर डेंड्राइटिक सेल्स भी होंगे, जिससे आपके बन जाएंगे डेंड्राइटिक सेल्स प्रेजेंट ऑन योर ब्रेन, ठीक है। अब एक और है जिसको मैंने मियोब्लास्ट बोला, ये मियोब्लास्ट आपका बेसोफिल प्रोजेनाइटर बनाएगा, ईसोनोफिल प्रोजेनाइटर बनाएगा, न्यूट्रोफिल प्रोजेनाइटर। अब जितने भी प्रोजेनाइटर आगे और फटेंगे, फटने के बाद जो बेसोफिल प्रोजेनाइटर है बेसोफिल्स बना लेगा, ईजोनोफिल वाला ईसोनोफिल बना लेगा, न्यूट्रोफिल वाला न्यूट्रोफिल बना लेगा, और फिर आपके इन्फेक्शन को, ठीक है, उसके अगेंस्ट लड़ने की ताकत देगा। और आपका जो मैंने आपको बताया कि एक लिम्फोइड प्रोजेनाइटर होता है, ये बी सेल प्रिकर्सर बनाएंगे, ठीक है। अब इन्हीं बी सेल प्रिकर्सर से आगे और डिवीजन होने के बाद बी लिम्फोसाइट्स बनेगा, और यही बी लिम्फोसाइट्स आपके बी सेल देखेंगे, यही बी सेल आपका क्या बनाएगा, एंटीबॉडी बना लेगा, राइट। आगे जा करके टी सेल प्रिकर्सर्स भी होंगे, इसी से बनते हैं आपके, क्योंकि आपका क्या है जो HSC है वो क्या है, प्लूरिपोटेंट सेल है, आगे डिवाइड होता रहता है और कई सारे सेल्स का निर्माण कर देता है, ठीक है, बहुत सारे सेल्स प्रोड्यूस कर देता है। टी सेल प्रिकर्सर से आपके टी लिम्फोसाइट्स बनेंगे। अब इन्हीं टी लिम्फोसाइट से मैंने आपको बताया था कि टी हेल्पर सेल होता है, TC सेल होता है, TC साइटोटॉक्सिक सेल होता है। इन्हीं सेल से आपके बनेंगे नेचुरल किलर सेल, दैट इज द फिनोमेना ऑफ हिमेटोपोइसिस। अब यही सारी चीज़ें मिलकर के आपके ब्लड का फॉर्मेशन करती हैं। ये बहुत सारा इवेंट होने के बाद आपका एक ब्लड बनता है, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। अब हम सबके बारे में पढ़ेंगे, आ जाओ। हिमेटोपोइसिस क्या होता है, हिमेटोपोइसिस ह्यूमंस के केस में क्या होता है, जब फेटल स्टेज पर हो आप, तो फर्स्ट वीक ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ठीक है, जब यॉक से एक स्टेज चल रहा होता है, उस टाइम पे आपका फीटस है, आप फेटल स्टेज में हो, उस टाइम पे आपका फर्स्ट वीक ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में जब यॉक से एक स्टेज चल रहा होता है, वहाँ पे आपका स्टार्ट हो जाता है हिमेटोपोइसिस होना, यानी ब्लड का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। HSC जो है वो आपका माइग्रेट कर जाता है। अब ब्लड का फॉर्मेशन हो रहा है यॉक सेक में, यॉक सेक के स्टेज में स्टार्ट हो रहा है, तो आपका जो हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल है वो माइग्रेट करेगा लीवर में, यानी यॉक सेक में था, अब वो लिवर में जाएगा, उसके बाद स्प्लीन में जाएगा। देयरफॉर ड्यूरिंग द मिड टू 7th मंथ, जब 7th मंथ ऑफ गेस्टेशन पीरियड होगा, तो वहाँ पे आपके 2 ऑर्गन्स जो होंगे वो हिमेटोपोइसिस में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि फीटस कौन कौन से मंथ में कौन से साइट पे बनता है आपका हिमेटोपोइसिस, ठीक है ना। अब देखो जब फीटस है 2 मंथ का फीटस है, तो वहाँ पे आपका हिमेटोपोइसिस कहाँ होता है, यॉक सेक में होता है, क्योंकि यॉक सेक में प्रेजेंट है आपका, ठीक है, क्योंकि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट चल रहा है। जब 2 से 7 मंथ का हो जाता है, तो जो आपका हिमेटोपोइसिस है वो कहाँ पे, जो आपका हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल है वो चलाता है लिवर या स्प्लीन में। तो 2 से 7 मंथ में हिमेटोपोइसिस का जो फॉर्मेशन होता है आपके ब्लड, वो कहाँ बनता है, लिवर एंड स्प्लीन में। 5 से 9 मंथ के टाइम पे बोन मैरो में आ जाता है, क्योंकि बोन मैरो इज अ टारगेट सेल, एक्चुअल साइट ऑफ हिमेटोपोइसिस, ठीक है। इन्फेंट्स हैं, अब बिल्कुल बच्चा है, बोन मैरो में बन रहा है, ठीक है। एडल्ट्स है, वर्टिब्रेट्स, रिब्स, स्टर्नम, स्कल, ये सारी की सारी चीज़ें आपकी बन रही है, और एडल्ट्स में भी आपका साइट ऑफ बोन मैरो, हर जगह आपका ब्लड फॉर्मेशन पहुंच जाता है, ठीक है। देयरफॉर बोन मैरो जो होता है वो प्राइमरी हिमेटोपोइटिक ऑर्गन होता है, ठीक है। जो मैं आपको बता रही हूँ, बोन मैरो क्या है, एक प्राइमरी हिमेटोपोइटिक ऑर्गन है। हिमेटोपोइसिस आपका लिवर में, स्प्लीन में भी रुक जाता है। मल्टीपोटेंट हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल जो होते हैं वो आपको कई सारे कॉमन माइलोइड, लिम्फोइड, प्रोजेनाइटल सेल देते हैं, जैसे मैंने आपको इस फिगर में बताया कि माइलोइड से और आगे बनेगा, लिम्फोइड प्रोजेनाइटल सेल से और आगे बनेगा। यही स्टेम सेल्स जो होते हैं वो आपके डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं माइक्रो इन्वायरमेंट में, अमाउंट ऑफ ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं कई सारे, और फिर ये सेल्फ रिन्यूएबल भी होते हैं, यानी कि लॉस्ट होने के बाद दोबारा भी डिफ्रेंशिएट हो सकते हैं प्रोजेनाइटल सेल्स में, उसके बाद आगे और फिक्स होते जाएंगे। कॉमन लिम्फोइड प्रोजेनाइटल सेल्स जो होते हैं, जो मैंने लिम्फोबॉइड वाले बोले, लिम्फोइड वाले, वहाँ से हमको लिम्फोबॉइडल सेल्स मिलते हैं, लाइक बी सेल, टी सेल, NK सेल, दिस इज योर नेचुरल किलर सेल्स, एंड कुछ डेंड्राइटिक सेल्स भी मिलते हैं। कॉमन लिम्फोइड प्रोजेनाइटर से आया है। RBC एंड अदर वाइट ब्लड सेल भी होते हैं, वो आपके माइलोइड स्टेम सेल से आते हैं। RBC को हम एरिथ्रोसाइट बोलते हैं, WBC को हम ल्यूकोसाइट बोल देते हैं, और प्लेटलेट्स आपका होता है जिसको हम थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। वो सारा हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे किस तरीके से रेगुलेशन होता है आपका ब्लड फॉर्मेशन में, ठीक है। अब मान लो आप हिमेटोपोइसिस कर रहे हो आपकी बॉडी में, मतलब आप खुद नहीं करते, आपकी बॉडी खुद ही कराती है, तो उस टाइम पे जेनेटिकली किस तरीके से
रेगुलेशन किया जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे इस तरीके से होता है जेनेटिक रेगुलेशन। डिफरेंशिएशन ऑफ प्लूरीपोटेंट एचएससी, यानी जब आपका हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स डिफरेंशिएट करता है डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स में, तो वहाँ पे आपका एक एक्सप्रेशन आता है जिसको हम लीनिएज स्पेसिफिक जीन होता है आपका, वो एक टाइम पर स्पेसिफिक टाइम पे आपका वो एक्टिवेट हो जाता है। तो यहाँ पे जो जीन्स होते हैं ये कंट्रोल करते हैं स्टेम सेल के डिफरेंशिएशन को और एक क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ रेगुलेटरी नेटवर्क्स को निकालते हैं इस तरीके से कि आपका जो भी सेल है वो अगर डिवाइड हो रहा है तो उसको एक एक्टिव साइट्स मिले, वहाँ पे वो डिवाइड हो गए क्रिटिकल कंपोनेंट मिले, ठीक है, रेगुलेशन नेटवर्क मिले। स्टडीज यूजिंग नॉकआउट माइस रिप्लेसमेंट डिस्ट्रप्शन एग्जिस्टेंस जीन आर्टिफिशियल पीस ऑफ डीएनए। नॉकआउट बोलेंगे जैसे हम माइस पे हर चीज़ देखते थे कि किस तरीके से जीन का रेगुलेशन होता है, इससे हम जेनेटिक रेगुलेशन को पता कर सकते हैं। स्पेसिफिक जीन जो होगा वो नॉकआउट होगा, अगर वो फेल हो रहा है, आरबीसी को नहीं बना पा रहा है या फिर डब्ल्यूबीसी को नहीं बना पा रहा है माइस में, तो हम देख लेंगे कि ये फेल हो रहा है, तो जेनेटिक रेगुलेशन नहीं हो रहा। हम माइस में क्या करेंगे, नॉकआउट करेंगे। नॉकआउट इज़ अ स्टडी, जो हम स्टडी कर रहे हैं कि भाई आपका रेगुलेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। देयर इन इट कैन बी इन्फर्ड दिस जीन इज एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दोज सेल्स। फिर हमें पता चल जाएगा अगर रेगुलेशन हो रहा है माइस के अंदर तो हमें पता चल जाएगा कि यही सेल्स हैं आपके लिए जो डेवलपमेंट ऑफ सारे सेल्स को बनाने में हेल्पफुल होंगे। नंबर ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जो होंगे इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं हिमेटोपोइसिस। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर क्या होंगे, ट्रांसक्रिप्शन बेसिकली होता है आपके पास डीएनए, उससे हमने आरएनए बना दिया, वो भी आपका मैसेंजर आरएनए बनाते, तो उस प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। अब इसमें कई सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि हिमेटोपोइसिस में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। अब बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हम यूज़ करते हैं, कई सारे जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं रेगुलेट करते हैं सिंगल हिमेटोपोइटिक लीनिएज ऑफ लिम्फोसाइट से। जैसे आपका एक ये है गाटा 2 या फिर GATA भी आप बोल सकते हो, ये फैमिली मेम्बर होता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स का, जो रिकॉग्नाइज करता है एक न्यूक्लियोटाइड को टारगेट जीन पे। अब यही सीक्वेंस जो होता है ऐसे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर में कई सारे लीनिएज निकालता है, और जो फंक्शनल GATA जीन कोड होता है वो आपका डेवलपमेंट ऑफ लिम्फोइड, माइलॉइड और एरिथ्रो लीनिएज को बनाने में हेल्प करता है। हेंस एनिमल्स में अगर हम बात करें इम्पेयर्ड जीन होते हैं, प्रोजेनी जो होती है डिटरमाइन होती है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर आपका होता है एक और जो इसका नाम है एकैरोस, ठीक है। अनलाइक गाटा इज़ अ क्रूशियल डेवलपमेंट ऑफ लिम्फोइड लीनिएज सेल्स ओनली, और जो ये होते हैं आपके सिर्फ और सिर्फ लिम्फोइड लीनिएज सेल्स बनाने में हेल्पफुल होते हैं, लेकिन जो आपका गाटा 2 है वो एरिथ्रो लीनिएज भी और माइलॉइड लिम्फोइड सारे बनाने में हेल्पफुल होता है। इन कैरोस नॉकआउट माइस द प्रोडक्शन ऑफ माइलॉइड लीनिएज एरिथ्रोसाइट ग्रेनुलोसाइट अदर सेल्स जो होते हैं वो अनअफेक्टेड होते हैं, इनका सर्वाइवल आपका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में होता है। तो कई सारे बनाते हैं आपका प्रोडक्शन ऑफ माइलॉइड लीनिएज। आपको पता है अगर माइलॉइड लीनिएज बन रहा है तो उससे हम एरिथ्रोसाइट्स, ग्रेनुलोसाइट्स एंड कई सारे अनअफेक्टेड सेल्स बना सकते थे, ठीक है। कई सारे यहाँ पर हम देखेंगे अर्ली स्टेज पर किस तरीके से हो रहा है, और आपके बहुत सारे सेल्स हैं अमाउंट ऑफ BT एंड सेल्स किस तरीके से काम कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम कुछ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स देखेंगे जो कि हिमेटोपोइटिक लीनिएज के लिए इंपॉर्टेंट होता है। जैसे गाटा 1 है वो एरिथ्रोइड बनाने में हेल्प कर रहा है, गाटा 2 है आपका एरिथ्रोइड माइलॉइड लिम्फोइड बनाने में, PU.1 है एरिथ्रोइड मैचुरेशन स्टेज होता है लिम्फोइड बनाने में, ठीक है। BMI1 ये आपका ऑल हीम बनाने में हेल्पफुल होता है, इकारोस आपका लिम्फोइड, OC2 होता है बी लिम्फोइड यानी बी सेल्स को प्लाज्मा सेल्स में बनाने के लिए होता है। तो इसको ज़्यादा अगर मैं बात करूँ तो ज़्यादा इंपॉर्टेंटली इसको याद ना करें क्योंकि आपको याद ही नहीं होगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं ग्रोथ फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो हिमेटोपोइसिस में हेल्प करते हैं, ठीक है। अगर हिमेटोपोइसिस आप कर रहे हो तो उसमें कई सारे वैरायटी ऑफ ग्रोथ फैक्टर्स की आपको ज़रूरत पड़ती है ताकि प्रोलिफरेशन हो पाए, हिमेटोपोइटिक सेल का डिफरेंशिएशन हो पाए, मैचुरेशन हो पाए। हमें यहाँ पे हिमेटोपोइटिक साइटोकाइंस की भी ज़रूरत पड़ती है, इसको हम क्या बोलते हैं, हिमेटोपोइटिक साइटोकाइंस। ये फैक्टर्स जो होते हैं बेसिकली कॉलोनी फॉर्म करते हैं कहाँ पे, बोन मैरो में। बोन मैरो कल्चर में इनके पास ऐसी एबिलिटी होती है कि एक कॉलोनी बना देते हैं। ये कॉलोनी जो होती है इसके अंदर फैक्टर होते हैं CSF, फैमिली ऑफ एसिडिक ग्लाइकोप्रोटीन। वन ऑफ द फर्स्ट साइटोकाइन होता है, ये आइडेंटिफाई किया गया है ताकि आपका हिमेटोपोइसिस हो सके। अनदर सिग्निफिकेंट हिमेटोपोइटिक साइटोकाइंस जो होता है किडनी में होता है, जिसमें होता है एरिथ्रोपोइटिन। एरिथ्रोपोइटिन एक ग्लाइकोप्रोटीन है, इसमें जो इसका रोल होता है वो रेगुलेशन और प्रोडक्शन करना, किसमें, डेवलपमेंट ऑफ RBC का, ठीक है। तो एरिथ्रोपोइटिन इज इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द RBC। तो जो आपका साइटोकाइन है बेसिकली वो क्या कर रहा है, ग्रोथ को, डिफरेंशिएशन को, साइटोकाइन रिसेप्टर के प्रेजेंस में टारगेट सेल में उसको बढ़ाने की बात कर रहे हैं। प्रोजेनाइटल सेल जो होता है डायरेक्टली रिलेटेड होता है टाइप ऑफ रिसेप्टर से ऑन देयर सरफेस पे, और यहाँ पे साइटोकाइन आके उसकी मदद करता है। कई सारे डिफरेंट साइटोकाइंस होते हैं और उनके कई सारे रिसेप्टर्स होते हैं, हर एक अलग अलग काम करते हैं।
सेल को प्रोलिफरेट कराना, सेल को प्रमोट कराना, डिफ्रेंशिएशन कराना, मैच्योरेशन कराना, ताकि एपोप्टोसिस प्रिवेंशन हो सके और आपके जो है मैच्योर सेल्स बन सके। कई सारे अदर फैक्टर्स भी हैं, डिफरेंट स्टेजेस पे आपको मिलेंगे हेमेटोपोइसिस करने के लिए, कुछ आपको टेबल में दिए गए हैं, ये आपके कुछ हैं ग्रोथ फैक्टर्स। अगर मैं बात करूँ तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वी हैव, आप लिख सकते हो वी हैव डन ऑल द फैक्टर्स एंड ऑल। स्ट्रोमल सेल्स पे आपका काम कौन सा करता है, टीएनएफ, ये मैंने आपको कराया था, टीएनएफ प्लोरीपोटेंशियल स्टेम सेल्स, ठीक है। मल्टी पोटेंशियल प्रोजेनाइटल सेल में ये सारे आपके ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, थ्रोम्बोपोइटिन में जो प्रोजेनाइटल सेल है उसमें ये सारे होते हैं, ठीक है। नाउ नेक्सेस बिटवीन हेमेटोपोइसिस एंड एपोप्टोसिस, यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पर देखना है नेक्सेस बिटवीन हेमेटोपोइसिस एंड एपोप्टोसिस। सेल जब भी आपका काम करता है, ठीक है, एक्टिवली अबाउट देयर ओन डैमेज, यानी कभी भी वो अगर डैमेज हो जाता है, क्योंकि उसमें कई सारे प्रोसेस होते हैं जिसको हम प्रोग्राम सेल डेथ कहते हैं, दैट इज़ पीसीडी। इसको हम एपोप्टोसिस कह रहे हैं, यानी अगर आपकी बॉडी को कोई सेल नहीं चाहिए, अपने आप वो डिमाइज हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा ये सेल आपकी नहीं है, और फिर वो प्रोग्राम सेल डेथ हो जाएगी उसकी, उस प्रोसेस को हम एपोप्टोसिस कहते हैं। प्रोग्राम सेल डेथ आपकी बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल होता है, ताकि आपके डिफरेंट टाइप ऑफ सेल की पॉपुलेशन को बनाए रखे, वरना बहुत सारे सेल्स अगर बनते रहेंगे कोई डिस्ट्रॉय ही नहीं होगा, तो बॉडी क्या होगी, फट जाएगी एक टाइम पे आप ना, सारे सेल्स बनते ही रहेंगे, तो डिस्ट्रॉय होना भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ताकि आपके जितने भी डिफरेंट टाइप ऑफ सेल की पॉपुलेशन है उसको मेंटेन किया जा सके, ठीक है। अब यहाँ पे देखना है नंबर ऑफ मोलिक्यूलर स्टेप्स हो जो आपके एपोप्टोसिस में बन रहे हैं, जैसे इंट्रासेलुलर प्रोटीन एक्टिवेशन, सेल श्रिंकेज, क्रोमेटिन कंटेंट कंडेंसेशन, न्यूक्लियर फ्रेगमेंट, क्लीवेज इन अ सेल ऑफ इंट्रा न्यूक्लियोसोमल जेनेटिक मटेरियल, ये सारे स्टेप्स हैं, मोलिक्यूलर स्टेप्स हैं जो आपके एपोप्टोसिस करा रहे हैं, और फिर डेथ होगा। जितने भी वाइट ब्लड सेल्स होते हैं उनके लाइफ स्पैन होती है, उसके बाद वो मर जाते हैं, ठीक है, प्रोग्राम सेल डेथ होता है। आरबीसी की भी लाइफ स्पैन होती है, उसके बाद वो भी मरेंगे, तभी तो नया आरबीसी बनेगा, तभी नए ब्लड फॉर्मेशन होंगे, ठीक है। ब्लड सर्कुलेशन जो होता है एडल्ट में, वो अराउंड 5 × 10⁻10 न्यूट्रोफिल्स विच हैव द लाइफ स्पैन इन जस्ट अ फ्यू डेज अंटिल ऑनसेट प्रोग्राम सेल डेथ हो जाती है। देयरफॉर डेथ ऑफ द सेल्स जो होता है वो कंटिन्यूस प्रोडक्शन होता है न्यूट्रोफिल्स का, स्टेडी स्टेट को मेंटेन करने के लिए। ल्यूकेमिया जो होता है प्रोग्राम सेल डेथ होता है, डज नॉट अकर। अगर आपको प्रोग्राम सेल डेथ नहीं हो रहा है, यानी आपकी बॉडी में सिर्फ सेल्स बनते जा रहे हैं और डिस्ट्रॉय नहीं हो रहे, तो आपको ल्यूकेमिया हो जाएगा। हैंस पीसीडी जो होता है, यानी प्रोग्राम सेल डेथ जो होता है, उसकी प्रॉपर नंबर ऑफ हेमेटोपोइटिक प्रोजेनाइटल सेल को चेक करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल भी निभाता है। डेथ ऑफ सेल कैन बी पीसीडी और फ्रॉम नेचुरल प्रोसेस से भी हो सकता है। एजिंग एंड डैमेज, यानी अब सेल आपका बहुत बूढ़ा हो चुका है, ठीक है, मान लो बहुत ही टाइम पहले आपका एक सेल बना था, ब्लड बन रहा था, उस टाइम पे आप प्रोग्राम सेल डेथ होगा, तो एपोप्टोसिस एक नेचुरल प्रोसेस है। डैमेज होना, ठीक है, अगर डैमेज हो रहा है, एजिंग हो रही है, तो उस प्रोसेस को उसको हम बोल सकते हैं नेक्रोसिस, यानी वहाँ पे भी हम मार रहे हो, ठीक है। द फॉर्मर एपोप्टोसिस डिफरेंट फ्रॉम नेक्रोसिस, अलग है। नेक्रोसिस में क्या होता है, डैमेज सेल स्वेल होता है, पहले वो डैमेज सेल स्वेल करेगा, उसके बाद बर्स्ट होगा और कंटेंट विच देन इनिशिएट अ हार्मफुल इन्फ्लामेटरी रिएक्शन। अब नेक्रोसिस के टाइम में भी हम डेथ ही कर रहे हैं सेल, लेकिन उस टाइम पे एपोप्टोसिस अलग है। एपोप्टोसिस प्रोग्राम सेल डेथ हो जाता है और कोई भी आपको इन्फेक्शन या फिर हार्मफुल इन्फ्लामेटरी रिएक्शन नहीं निभाता है। बट नेक्रोसिस में क्या होता है, आपका पहले डैमेज सेल जो है वो स्वेल करेगा, फिर बर्स्ट करेगा, अब उसमें से जो भी कंटेंट निकलेगा वो आपके हार्मफुल हो सकते हैं इन्फ्लामेटरी रिएक्शन करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको नेक्रोसिस दिखा रखा है कि नॉर्मल सेल है, उसके बाद स्वेलन होगा, माइटोकॉन्ड्रिया, मेम्ब्रेन, ब्लैब्स, स्वेलन, ये सारा फटेगा, ब्रेक डाउन होगा और आपके पास कई सारे, ठीक है, हार्मफुल रिएक्शंस होंगे। एपोप्टोसिस में क्या हो रहा है, कंडेंसेशन होगा क्रोमेटिन की, एपोप्टोप्टिक बॉडी आएगी और सेलुलर फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा, दैट इज योर नेक्रोसिस एंड योर एपोप्टोसिस, ठीक है। नाउ सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम, अब हम यहाँ पे बात करेंगे कौन कौन से सेल्स हैं आपके इम्यून सिस्टम में। मैंने आपको बताया था 2 डिफरेंट टाइप के रिस्पॉन्सेज होते हैं आपके इम्यून सिस्टम में, वन इज इन्नेट इम्यूनिटी एंड सेकंड वन इज एडेप्टिव इम्यूनिटी या फिर एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी आपकी बाय बर्थ प्रेजेंट होती है, एडेप्टिव इम्यूनिटी आपको एट द टाइम ट्रैवल तक होती है, यानी आपको एक्वायर्ड होती है। इन्नेट इम्यूनिटी आपकी नॉन स्पेसिफिक होती है और फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। हाईली कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन ऑफ वेरियस कंपोनेंट होते हैं इसके अंदर, ठीक है। इनेट इम्यूनिटी के पास कई न्यूट्रोफिल्स होते हैं, बेसोफिल, एसिनोफिल, डेंड्राइटिक सेल्स होते हैं, मास्ट सेल होते हैं, मैक्रोफेजेस होते हैं। अडेप्टिव इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होती है, अटैक टू अ स्पेसिफिक एंटीजन पे अटैक एनकाउंटर करती है। अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स मीडिएट होता है बी सेल से, टी सेल लिम्फोसाइट से और नेचुरल किलर सेल से। जनरल अगर हम बात करें इम्यून सिस्टम को 3 टाइप ऑफ सेल की जरूरत पड़ती है, लिम्फोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, ठीक है, एंड मोनोसाइट्स। व्हाट इज लिम्फोसाइट, ल्यूकोसाइट? ल्यूकोसाइट इज योर वाइट ब्लड सेल, मोनोसाइट्स
एंड कई सारे इम्यून सेल्स का कलेक्शन आपके मल्टीपोटेंट एचसी को डिफ्रेंशिएट करता है माइलॉइड लीनिएज में, लिम्फोइड लीनिएज सेल्स में। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि नॉर्मल अडल्ट ब्लड सेल काउंट कितना होता है, आरबीसी काउंट कितना होता है और कितना टोटल ल्यूकोसाइट्स काउंट होते हैं। अगर पर सेल mm³ की हम बात करें तो रेड ब्लड सेल आपका 5 × 10⁶ होता है, प्लेटलेट्स आपकी 2.5 × 10⁵ होती है। अगर प्लेटलेट्स का काउंट कम हो जाता है तो आपको टाइफाइड हो जाता है। ठीक है, अगर प्लेटलेट्स का काउंट कम है तो आपकी हेमेटोपोइसिस की भी प्रोसेस स्लो हो जाती है। उस टाइम पे आपका प्लेटलेट्स कम हो जाता है, उसका नंबर आपका कम हो जाता है तो टाइफाइड हो जाता है। टाइफाइड के लिए आपके पास एक टेस्ट होता है जिसको हम विडाल टेस्ट कहते हैं फॉर द कन्फर्मेशन कि आपको टाइफाइड है या नहीं है, तो विडाल टेस्ट कराया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद आते हैं ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट्स आपको कितना चाहिए, 7.3 × 10⁻3। न्यूट्रोफिल आपके क्या है, ल्यूकोसाइट्स हैं। न्यूट्रोफिल आपके ल्यूकोसाइट्स होते हैं यानी WBC, ल्यूकोसाइट इज योर WBC। तो ल्यूकोसाइट जो होते हैं यानी WBC आपके दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपका ग्रैनुलोसाइट, ठीक है मैं बता देती हूँ। एक आपका होता है ग्रैनुलोसाइट, जिसमें अगर आप समझ लो लैब में हो, ठीक है, ग्रैनुलोसाइट्स, इसमें आपका क्या होता है, जो ग्रैनुलोसाइट्स है जब आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो कुछ ऐसे कुछ ग्रेन्स दिखाई देंगे। अगर आपको ग्रेन्स ऐसे प्रेजेंट हो रहे हैं माइक्रोस्कोप में, ठीक है, तो वो ग्रैनुलोसाइट्स यानी ग्रैन्यूल्स हैं। दूसरे टाइप के होते हैं आपके ए ग्रेनुलोसाइट। ए ग्रेनुलोसाइट्स किसे कहते हैं, जिसमें ग्रेन्यूल्स आपको ना देखने को मिले। ठीक है, अब उसी में आपके ग्रेनुलोसाइट्स और ए ग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स में आपका न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट्स, ठीक है, न्यूट्रोफिल नहीं बल्कि ईसनोफिल, बेसोफिल और बैन न्यूट्रोफिल होते हैं। ठीक है, मोनोसाइट्स होते हैं आपके बैन यानी बेसोफिल, एसनोफिल, न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, उसके बाद बाकी दो बचे हुए आपके लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स, ये आपके ए ग्रेनुलोसाइट्स में आते हैं। तो ये आपके WBC के टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो न्यूट्रोफिल भी हम देख लेते हैं कितना होता है, 3.7 से 5.1 × 10⁻3। टोटल अगर हम बात करें ल्यूकोसाइट काउंट यानी WBC में से आपका न्यूट्रोफिल जो होता है 50 से 70% पाया जाता है। लिम्फोसाइट्स की बात करें तो 1.3 से 3.0 × 10⁻3 है और ये 20 से 40% आपके टोटल ल्यूकोसाइट्स में से पाए जाते हैं। मोनोसाइट्स की अगर हम बात करें तो 1 से लेके 4.4 तक होता है और 1 से 6% होता है। ईसिनोफिल की अगर हम बात करें तो 1 से 2.2 × 10⁻2 तक होता है, 1 से 3% पाया जाता है। बेसोफिल्स आपके 1 से कम, ठीक है, ग्रेटर देन 1 इतना पाया जाता है। ठीक है, तो ये आपके हो गए सारे सेल्स। अब हम देखेंगे माइलॉइड लीनिएज में कौन कौन से सेल्स हैं आपके। ठीक है, देखो सेल्स जो होते हैं आपके कहाँ पे आता है, कॉमन। अभी जो मैंने आपको एक डायग्राम के थ्रू बताया था, ठीक है, उसके थ्रू हमने देखा था कि जो आपके सेल्स होते हैं माइलॉइड लीनिएज के, वो कहाँ से आ रहे हैं, कॉमन माइलॉइड प्रोजेनाइटर से। कहाँ पे बनते हैं, बोन मैरो में, जब आपका हेमेटोपोइसिस होता है। ये प्राइमरी कंपोनेंट होता है इनेट इम्यून सिस्टम का, जो कि नॉन स्पेसिफिक है और फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। इसमें 4 टाइप्स के सेल्स आते हैं आपके कॉमन माइलॉइड प्रोजेनाइटल सेल्स से, मेगा कैरियोसाइट्स, एरिथ्रोब्लास्ट, मियोब्लास्ट एंड मोनोब्लास्ट, ये सारे होते हैं। लार्ज मल्टी न्यूक्लिएटेड मैग्रोसाइट सेल्स जो होते हैं वो प्लेटलेट्स को जन्म देते हैं, कई सारे नॉर्मल ब्लड क्लोटिंग करने में हेल्प करते हैं। तो प्लेटलेट्स जो होता है बेसिकली वो किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, फॉर योर ब्लड क्लोटिंग। ठीक है, एरिथ्रोब्लास्ट जो होता है उससे हमें आरबीसी मिलता है। मियोब्लास्ट जो होता है वो इफेक्टर ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं, जिसमें न्यूट्रोफिल्स हो गया, ईसनोफिल, बेसोफिल्स होते हैं, तो मियोब्लास्ट से आपको ये मिलेगा। मोनोब्लास्ट आपका मैच्योर होकर के मोनोसाइट्स बनाते हैं। डेवलपमेंट इनटू मैक्रोफेजेस, और ये कहाँ पे डेवलप होता है, आपके मैक्रोफेजेस। तो मोनोसाइट्स का एक काम ये भी होता है कि वो भी सेल्स को क्या निगलने का काम करते हैं। वाइट ब्लड सेल्स होता है वो प्राइमरी फंक्शन होता है बेसिकली बॉडी को इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करना। बोन मेरो जो होता है वाइट ब्लड सेल्स एंड ऑर्गन इंक्लूडिंग स्प्लीन, किडनी, ये सारे ग्रोथ लेवल्स को प्रोड्यूस करते हैं। ये सेल टाइप्स जो होते हैं बेसिकली आपके ग्रेनुलोसाइट्स और ए ग्रेनुलोसाइट्स में होते हैं ऑन द प्रेजेंस ऑफ साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स और सेक। जैसे मैंने आपको बताया कि आपको माइक्रोस्कोप में इस तरीके से ऐसे बोरे टाइप का, जिसको सेक कहते हैं, या ग्रेन्यूल्स है, ठीक है, ये प्रेजेंट होगा तो ग्रेनुलोसाइट्स, नहीं प्रेजेंट तो ए ग्रेनुलोसाइट्स। ये आपके ल्यूकोसाइट का ही यानी WBC का ही टाइप है। आप सबको हम पढ़ते हैं 1 बाय 1। तो आ जाते हैं सबसे पहले ग्रेनुलोसाइट्स में। ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं स्फेरिकल शेप के सेल होते हैं जो लोब्ड न्यूक्लियाई होते हैं। इनका मेम्ब्रेन बाउंड साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स होते हैं। ये जब आप देखोगे तो स्टेन दिखाई देंगे, वाइट स्टेन दिखाई देंगे। ग्रेनुलोसाइट आपके ग्रेटर से लेसर डिग्री तक होते हैं, फैगोसाइटिक सेल्स होते हैं, कुछ शॉर्टर लाइफ स्पैन के भी होते हैं एज कम्पेयर टू एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट आपकी क्या है, RBC, सही है। अब देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ग्रेनुलोसाइट्स। मैंने आपको बताया कि आप एक ट्रिक याद रखें, BEN बैन, जहाँ से आपको ध्यान रखना है ग्रेनुलोसाइट्स में कौन कौन से सेल्स होते हैं। ठीक है, एक होता है बेसोफिल, एसनोफिल और NSA न्यूट्रोफिल। पीछे से देखेंगे सबसे ज़्यादा दो लार्ज अमाउंट में आपको मिलता है न्यूट्रोफिल। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स आपके मोस्ट अबंडेंट, जैसे मैंने आपको बोला
BEN से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जिसमें से N वाला लास्ट वाला जो है ना वो सबसे ज़्यादा मोस्ट अबंडेंट, सबसे ज़्यादा परसेंटेज इसी की पाई जाती है WBC में से। मोस्ट अबंडेंट ब्लड सेल्स होता है इसके अंदर, 50 से 70% सर्कुलेटिंग WBC होती है, ठीक है। तो WBC में टोटल 100% WBC, उसमें से 70% आपके न्यूट्रोफिल्स होते हैं। ये कहाँ से आते हैं? आपके माइलोइड प्रोजेनाइटल सेल से। न्यूक्लियाई जो होता है इनके 3 से 6 लोब पाए जाते हैं। न्यूक्लियर हेट्रोजेनिटी देखने को मिलती है, जिसको हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर न्यूक्लियोसाइड, ठीक है, ल्यूकोसाइड, PMN। पी तो आपका न्यूट्रोफिल क्या है? एक PMN है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे, अरे क्या हो रहा है, न्यूक्लियस के लोब्स प्रेजेंट होते हैं। कितने? 6 लोब या 3 से 6 लोब, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं PMNL, ठीक है, यानी पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर लिम्फोसाइट, ठीक है। अभी डायग्राम में भी देखेंगे इसके न्यूक्लियस किस तरीके से होते हैं, मल्टी लोब्ड होते हैं, ठीक है, यानी ऐसे लोब होंगे, बहुत सारे लोब प्रेजेंट होंगे इसके न्यूक्लियस में। देन सिंस ग्रेन्यूल्स जो होते हैं न्यूट्रोफाइल्स की वो बोथ एसिडिक एंड बेसिक डाई से होते हैं, इसीलिए हम इसको न्यूट्रोफिल्स कहते हैं। ये दोनों डाई से स्टेन हो जाते हैं, एसिडिक डाई भी डाल दो तो भी स्टेन हो जाएंगे, बेसिक डाई डाल दोगे तो भी। न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं आपके फर्स्ट सेल होते हैं इन्फेक्शन साइट पे, सबसे पहले यही आ जाते हैं आगे की तरफ, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं आपके इन्फ्लामेशन साइट एंड फाइगोसाइटिक सेल्स को इंगल्फ एंड डिस्ट्रॉय द टारगेट सेल अंडर कीमोटैक्टिक फैक्टर, जो कि टिश्यू डैमेज होने से बचाएगा, ठीक है। और ये रिलीज होते हैं ग्रेन्यूल्स में और लाइजोसोम्स की तरह काम करते हैं। लाइजोसोम्स क्या होते हैं आपके बेसिकली? जिसमें हाइड्रोलिटिक्स एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, डाइजेस्टिंग सेलुलर मॉलिक्यूल्स होंगे और सेल्फ डिस्ट्रक्शन के भी काम करेंगे। नेक्स्ट सेकंड वन जो है वो आपका ईओसिनोफिल है। इसमें कितना होता है? आपके 2 से 4% होते हैं सर्कुलेटिंग ऑफ वाइट ब्लड सेल्स में, अराउंड इनका साइज ऑफ एंड आर अराउंड द साइज ऑफ न्यूट्रोफिल्स। न्यूक्लियस जो होता है इनका बाइलोब्ड होता है, ठीक है, ऐसे हो गए 2 लोब होंगे, या फिर यू शेप का होगा। यू शेप कैसे बनाएंगे हम? ये आपका सेल है और एक लोब ये रहा और एक लोब ये रहा, इसीलिए हम इसको बोल रहे यू शेप या फिर बाइलोब्ड होते हैं। माइक्रोस्कोप में आपको दिख जाएगा। साइटोप्लाज्म जो होते हैं इनका ग्रेन्युलर होता है, यानी यहाँ पर आपको ग्रेन्यूल्स देखने को मिलते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या है? ग्रेनुलोसाइट है। ब्रिक रेड क्रिम्सन विद एसिडिक डाई, ये एसिडिक डाई से स्टेन होते हैं। देखो ई से एसिडिक, आप ऐसे याद रखना, ई और ए, ठीक है, एसिडिक डाई से हो जाते हैं। टिपिकली ईओसिनोफिल आपके कहाँ पे होते हैं? स्टमक एंड इंटेस्टिनल कनेक्टिव टिश्यू में पाए जाते हैं। दे आर फैगोसाइटोसिक इन नेचर, यानी ये भी फैगोसाइटोसिस होते हैं। एंटीजन बाउंड विद एंटीबॉडी, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स जो होता है वो एंटीजन को ईओसिनोफिल ही डिस्ट्रक्ट करने का हेल्प करता है। ईओसिनोफिल जो होते हैं आपके एक्टिव होते हैं कब? जब पैरासिटिक इन्फेक्शन आता है, लाइक हेलमिंथीज आ गया, ठीक है, टॉक्सिन रिलीज करते हैं, कई सारे बेसिक प्रोटीन निकालते हैं जो कि पैरासाइट्स को बॉडी से रिमूव करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। तो ये आपके ईओसिनोफिल होते हैं जो कि एसिडिक डाई से स्टेन होते हैं, ठीक है। ये आपका दिखा रहा है न्यूट्रोफिल। देखो न्यूट्रोफिल में क्या है? मल्टीलोब या फिर ट्राइलोब दिख रहा है आपका। ईओसिनोफिल आपके बाइलोब्ड होते हैं, ठीक है। और ये वाला आपका बेसोफिल है। बेसोफिल के बारे में अब हम पढ़ेंगे इस तरीके से। तो ये ग्रेन्यूल्स दिख रहे हैं ना आपको, ये ग्रेन्यूल्स है, ठीक है। नाउ अब हम बात करेंगे बेसोफिल। बेसोफिल आपके ब्लड में पाए जाते हैं, वो भी लो नंबर विद एन एवरेज ऑफ जस्ट 0.5 से 1% पाए जाते हैं। न्यूक्लियस इनका मल्टीलोब्ड होता है, साइटोप्लाज्म में कई सारे लार्ज न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। ग्रेन्यूल्स होंगे, हिस्टामिन होगा उनके पास, जो कि अफिनिटी टुवर्ड बेसिक डाई, बी से बेसोफिल, और ये किससे स्टैंड होते हैं? बेसिक डाई से। क्रॉस लिंकेज देखने को मिलता है यहाँ पे। IgE इनके पास एंटीबॉडी होती है, यानी एलर्जिक रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए ये हेल्पफुल होते हैं, इसीलिए IgE एंटीबॉडी होते हैं। अब बेसोफिल्स जो होते हैं वो हिस्टामिन रिलीज करते हैं, ठीक है, जब इनके पास IgE एंटीबॉडी है। ये एंटीबॉडी क्या करता है? एलर्जिक रिस्पॉन्स को जनरेट करता है। अब आपको एलर्जी होगी तो IgE एंटीबॉडी आएगी और आपको उससे बचाएगी। अब ये हिस्टामिन रिलीज करेंगे। हिस्टामिन जो होता है मीडिएटर ऑफ ब्लड वेसल्स डायलेशन, यानी ब्लड वेसल्स को डायलेट करने में हेल्पफुल होता है। तो हिस्टामिन किस लिए है? आपका वैसोडाइलेटर है, ठीक है। क्या बोलते हैं हम इसको? वैसोडाइलेटर, यानी कि ब्लड वेसल्स को डायलेट करने में हेल्पफुल। इंक्रीज ब्लड फ्लो एंड कैपिलरी परमेबिलिटी। अब जब वैसो यानी आपका ब्लड वेसल है उसकी डायलेशन हो गया, यानी उसका साइज बढ़ गया, ठीक है, तो क्या होगा? जो ब्लड फ्लो है उसकी परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, है ना। रैपिड ट्रांसफर होगा रेड ब्लड सेल से इन्फेक्टेड एरियाज में। उसके बाद देखते हैं मास्ट सेल। मास्ट सेल जो होते हैं आपके रिलीज होते हैं अनडिफरेंशिएटेड सेल से ब्लड ड्यूरिंग हिमेटोपोइसिस। ओनली डिफरेंशिएशन आफ्टर ब्लड स्ट्रीम जब रह जाता है आपको टिश्यू में पास करना है। मास्ट सेल जो होते हैं फाउंड इन कनेक्टिव टिश्यू में पाए जाते हैं, डिफरेंट ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेटरी, जेनाइटो यूराइनरी, डाइजेस्टिव, म्यूकोसल, एपिथेलियल, स्किन में भी। लाइक बेसोफिल की तरह इनके पास भी हिस्टामिन होता है, जो कि साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स होंगे, लार्ज नंबर होंगे, और इनके पास एक फार्माकोलॉजिकल एक्टिव मीडिएटर होता है। मास्ट सेल जो होता है बेसोफिल की तरह ब्लड फ्रॉम द ब्लड इंपॉर्टेंट रोल इन एलर्जिक डेवलपमेंट में ये भी हेल्पफुल होते हैं। तो बिल्कुल सेम एज योर मास्ट सेल एंड बेसोफिल, ठीक है। अब हम बात करेंगे ए ग्रेन्यूलोसाइट्स। मैंने आपको बताया कि ए ग्रेन्यूलोसाइट जिनके पास क्या है? ग्रेन्यूल्स नहीं है।
अब ये ग्रेनुलोसाइट्स दो टाइप के आपके मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स वाइट ब्लड सेल में विजिबल ग्रेन्यूल्स इनके पास नहीं होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ग्रेनुलोसाइट लिम्फोसाइट्स जो कि कॉमन लिम्फोइड प्रोजेनाइटल सेल से हैं। मोनोसाइट्स आपके माइलोइड प्रोजेनाइटल सेल से हैं। मोनोब्लास्ट सेल्स जो होते हैं ये मेच्योर होते हैं मोनोसाइट्स में। अब यहाँ पे मैक्रोफेज का डेवलपमेंट होगा। मोनोसाइट्स की बात अगर हम बात करें, मोनोसाइट्स कितने होते हैं? 3 से 8% होते हैं पूरे वाइट ब्लड सेल्स में से। इनमें ग्रेटेस्ट साइज अमंगेस्ट वाइट ब्लड सेल्स एंड एवरेज डायमीटर की अगर हम बात करें 18 माइक्रोमीटर। इनका पेल ब्लू साइटोप्लाज्म होता है, डार्कली स्टेन्ड पर्पल न्यूक्लियस होता है इनका, यू शेप का होता है या फिर किडनी शेप भी हम इसे बोल सकते हैं। एक्सट्रीमली मोबाइल मैक्रोफेजेस में डिफरेंशिएट होते हैं, डेंड्राइटिक सेल्स में, एपेटाइट्स में, और ये मोनोसाइट्स जो होते हैं वो ब्लड से टिश्यू में माइग्रेट होते हैं। मैक्रोफेजेस का क्या काम है? आपको पता है कि मैक्रोफेजेस क्या होता है, मैंने कई बार बताया। ये स्कैटर्ड इन द बॉडी में स्कैटर्ड होते हैं, ठीक है। सम मैक्रोफेजेस जो होते हैं रेजिडेंस इन स्पेसिफिक टिश्यू में भी होते हैं और फिक्स होते हैं। मैक्रोफेजेस जो होता है मोटाइल भी होते हैं, फ्री भी होते हैं, मतलब कहीं कहीं पर मोटाइल हैं और फ्री भी होते हैं, ठीक है। मैक्रोफेजेस फ्री मैक्रोफेजेस जो होते हैं वो आपकी बॉडी में पूरे टिश्यू से लेके अमीबॉइड मूवमेंट करते करते वो माइग्रेट करते हैं, जहाँ पे उनको सेल मिला उसको खा जाएंगे। डिफरेंशिएशन ऑफ मोनोसाइट इनटू टिश्यू, मैक्रोफेज इन्वॉल्व नंबर ऑफ चेंजेस लाइक 5 to 10 फोल्ड एंड लार्ज साइज बदलते रहते हैं। इंक्रीज इन बोथ नंबर एंड कॉम्प्लेक्सिटी इंट्रासेलुलर ऑर्गेनल्स, अब ये इंक्रीज करते हैं फैगोसाइटोसिस की कैपेसिटी को। जैसे जैसे साइज बढ़ेगा वैसे वैसे फैगोसाइटिक कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी। हायर लेवल ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम का प्रोडक्शन करते हैं और नंबर ऑफ सॉल्युबल फैक्टर्स भी रिलीज करते हैं। जैसे ये आपका मोनोसाइट्स एंड मैक्रोफेजेस है, ठीक है। इनका न्यूक्लियस जो होगा बढ़ता जाएगा और आपके कई सारे यहाँ पे हाइड्रोलिटिक एंजाइम निकलेंगे, लाइजोजाइम होगा, वो क्या करेगा? डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट करेगा और निगलना शुरू कर देगा, ठीक है। कई सारे टिश्यूज़ में क्या होता है, जो मैक्रोफेजेस लाइक सेल्स होते हैं वो कई सारे रोल्स दिखाते हैं, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग कि उनको क्या करना है। लंग्स में जो होता है एज एल्वुलर मैक्रोफेजेस होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं। हिस्टोसाइट्स, कूफर सेल्स लिवर में प्रेजेंट होते हैं। मीजोग्लियल सेल्स, ऑस्टियोसाइट्स, ये हर जगह साइड पे ना मैक्रोफेज मोनोसाइट्स जो होते हैं बेसिकली वो हर जगह पे प्रेजेंट है, उनका दूसरा नाम हो जाता है। जैसे अगर लंग्स में बात करें तो एल्वोलाइर मैक्रोफेजेस। कनेक्टिव टिश्यू में जो होंगे उसको हम हिस्टियोसाइट्स बोलेंगे। लीवर में अगर प्रेजेंट है उसको कूफर सेल बोलेंगे। मीजिंग्लियल सेल बोलेंगे, ऑस्टियोक्लास्ट बोलेंगे। माइक्रोग्लियल सेल किडनी में बोलेंगे। बोन्स एंड ब्रेन में इस तरीके से चलता है, ठीक है। मीजोग्लियन सेल्स का इसमें बोलेंगे, मीजोग्लियन सेल्स होते हैं आपके ब्रेन में। ऑस्टियोक्लास्ट हम बोलेंगे बोन्स में। माइक्रोग्लियल सेल बोलेंगे किडनी में। लिवर में बोलेंगे कूफर सेल्स, ठीक है। ये सारे नाम है मोनोसाइट्स के, अलग अलग काम सेम होता है मैक्रोफेजेस की तरह निकलने का। ड्यूरिंग रेस्टिंग, जब आप बिल्कुल रेस्ट स्टेट पे हो, ठीक है, यानी रेस्टिंग स्टेट चल रहा है, तब आपका नंबर ऑफ स्टिमुलाई एक्टिवेट होंगे मैक्रोफेजेस का। इनिशियल एक्टिवेशन जो होगा वो आपका पर्टिकुलरली एंटीजन के थ्रू होगा। फंक्शन जो होगा मैक्रोफेज का वो फर्दर इन्हेंस किया जाता है साइटोकाइन से, और एक्टिवेटर्स होते हैं लाइक IFN, गामा, डेल्टा, सिक्रेटेड बाय एक्टिवेटर हेल्पर टी सेल से आते हैं। जब रेस्टिंग मैक्रोफेज है तो एक्टिवेट करेगा मैक्रोफेज को, एफिशिएंसी उसकी ग्रेट हो जाएगी, पैथोजेंस आएंगे और उसको किल करने का काम करेंगे। ये एक्टिवेट होंगे जिससे किलिंग ऑफ फैगोसाइटोसिस माइक्रोब का एक्टिवेशन ज़्यादा हो जाएगा, इन्फ्लामेटरी मीडिएटर प्रोडक्शन होगा, कैपेसिटी जो होंगे टी सेल एक्टिवेशन का ज़्यादा हो जाएगा। जितने जितने टी सेल्स होंगे उतना आपका IFN गामा वाला फैक्टर रिलीज होगा और उससे ही मैक्रोफेजेस अपना काम करना स्टार्ट करेगा। जितना ये सिक्रेट करेगा डिफरेंट साइटोटॉक्सिक प्रोटीन्स को, उतना ही वाइड वैरायटी ऑफ पैथोजन को किल करेगा। अब यहाँ पर आपको देखना है एक्टिवेटेड मैक्रोफेज जो होंगे जब एक्टिवेट हो जाते हैं उस टाइम पे MSC क्लास 2 मॉलिक्यूल है आपका, ठीक है। मेजर हिस्टोकम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स होता है आपका, जो मैं पहले ही चैप्टर में पढ़ा चुकी हूँ। MSC1 एंड MSC2 दो टाइप के होते हैं। किस तरीके से एक्सप्रेशन शो करते हैं वो भी मैंने आपको पढ़ा है, जिसने नहीं देखा है वो प्रीवियस लेक्चर देख लें। अब यहाँ पे जो होता है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स की तरह काम करते हैं, यानी कि अब ये फैगोसाइटोसिस करने के लिए तैयार है, तो हम मैक्रोफेजेस को एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल भी कहते हैं। एक डेंड्राइटिक सेल्स भी होते हैं आपके, उसको भी हम एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स कहते हैं। इस तरीके से एक्सोजेनिक एंटीजन आ गया, मैक्रोफेजेस इन्वॉल्व होगा। जैसे आपको पता है कि ये बैक्टीरिया है, बहुत सारी चीज़ें, अब इसको सबसे पहले इंगल्फ करेगा, फैगोजोम्स बनेंगे, इस तरीके से एक्टिवेट होगा, MSC कॉम्प्लेक्स लाएगा और आपका निकलने का काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये आपके होते हैं इस तरीके से मैक्रोफेजेस का काम। अब यहाँ पे देखो एंटीजन जो होगा जो इंट्रासेलुलर ऑरिजिन में नहीं है, एक्सोजिनस एंटीजन आया एंड एंटीजन सोर्स ऑफ ओरिजिन इन इंट्रासेलुलर। एंडोजिनस एंटीजन होता है जो कि इंजेस्ट एंड डाइजेस्टेड कर लिया जाता है मैक्रोफेजेस के थ्रू। जब फैगोसाइटोसिस होता है तो मैक्रोफेज आता है, अट्रैक्ट एंड माइग्रेट करता है केमिकल सब्सटेंस की तरफ और एक इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट करता है जिसे हम कीमोटैक्सिस कहते हैं।
नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, फेगोसाइट्स आएगा, एंटीजन जो होगा उसको मैक्रोफेज सेल अब मेम्ब्रेन में लेके जाएगा। उसके बाद मेम्ब्रेन जो होगा प्रोट्रूशन स्ट्रेच होगा। अब मेम्ब्रेन ने कोई भी एंटीजन खाया है, अब वो स्ट्रेच होना स्टार्ट करेगा और मटेरियल से स्ट्रेच रहेगा, उसको हम बोलते हैं स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया बाहर की तरफ प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि आपके अमीबा में होते हैं। स्यूडोपोडिया उसको घेरेगा चारों तरफ से, ठीक है, और फिर मेम्ब्रेन में फ्यूज़ कर लेगा, जिसको हम बोलेंगे फेगोजोम। फेगोजोम ऐसे आएगा। अब फेगोजोम जो होगा इंटीरियर रीजन ऑफ सेल में आएगा आगे की तरफ और फ्यूज़ करेगा लाइजोसोम से, ठीक है। फ्यूज़ करने के बाद जो स्ट्रक्चर अब बनेगा उसको हम फेगोलाइजोसोम बोलेंगे, क्योंकि अब फेगोजोम आया, लाइजोसोम से उसने अट्रैक्ट किया, ठीक है, फ्यूज़ किया। फ्यूज़ करने के बाद क्या बना, फेगोलाइजोसोम। अब यही लाइजोसोम जो है हाइड्रोलिटिक एंजाइम निकालेंगे और लाइजोजाइम निकालेगा, जो कि इंजेस्टेड मटेरियल जो आपने इंजेस्ट किया है उसको डाइजेस्ट करने का काम करेगा और फिर एलिमिनेट कर देगा एक्सोसाइटोसिस से, ठीक है। मैक्रोफेज जो होगा वो ऑल्टरनेट मैकेनिज्म करता है, जहाँ पे एंटीजन आता है, ससेप्टाइल होता है फेगोसाइटोसिस करने के लिए। इस मैकेनिज्म को हम बोलते हैं ऑप्सोनाइजेशन। ऑप्सोनाइजेशन में क्या होता है, एंटीजन बैक्टीरिया से कोटेड होता है, एंटीबॉडी बनती है, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनता है। सेकंड एंटीबॉडी आती है, उन दोनों के बीच में जो है लिंकेज होता है और एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है और रिसेप्टर प्रेजेंट होता है आपके मैक्रोफेजेस मेम्ब्रेन पे। यही एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स जो होता है वो मैक्रोफेज से बाइंड करता है। बाइंड करने के बाद क्या होता है, मैक्रोफेज रिसेप्टर बन जाता है और इन्हीं की एफिनिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है सेकेंड एंटीबॉडी से। हैंस इन्हांस फेगोसाइटोसिस, यही फेगोसाइटोसिस को इन्हांस कर देता है। ये मॉलिक्यूल जो होते हैं आपके एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स और मैक्रोफेजेस दोनों से बाइंड करते हैं, जिससे फेगोसाइटोसिस में इंप्रूवमेंट आ जाती है, उसको हम ऑप्सोनिन कहते हैं। तो ऑप्सोनिन आके बाइंड करता है, तो इस तरीके से फेगोसाइटोसिस होता है। अब जैसे यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर बैक्टीरिया आया, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनाया और यहाँ से आपका ऑप्सोनिन बाइंड हुआ, ठीक है। फिर रिसेप्टर बनता है, फेगोसोम्स बनते हैं, उसके अंदर अब आपका ये देखो, ये पूरा जो आपका कॉम्प्लेक्स है इसको निकल लिया, रिसेप्टर आया, बाइंड किया, फेगोसोम बनाया, उसके बाद लाइसोसोम आया, डाइजेस्ट हो गया, ठीक है, लाइसोसोम। दिस इज ऑल अबाउट योर सेल। अब यहाँ हम बात करेंगे डेंड्राइटिक सेल्स के बारे में। डेंड्राइटिक सेल भी आपका एक टाइप का क्या है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है, ठीक है। डेंड्राइटिक सेल्स जो होते हैं आपके स्किन पे प्रेजेंट होते हैं, इनर लेयर ऑफ द नोज पे प्रेजेंट होता है, लंग्स में, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में प्रेजेंट होता है। ईजिली फ्रॉम द प्रोजेक्शन मेम्ब्रेन डेंड्राइटिक सेल्स ऑफ नर्व सेल्स की तरह बिल्कुल दिखते हैं, ठीक है। 4 टाइप के डेंड्राइटिक सेल्स आपको देखने को मिलेंगे। अब हम देखते हैं, आ जाओ। देयर आर लैंगरहन सेल्स, ठीक है। सबसे पहला है लैंगरहन सेल्स, इंटेस्टिनल माइलॉइड डेंड्राइटिक सेल्स, अराइजिंग फ्रॉम कहाँ से है, माइलॉइड लीनेजेस से। और दूसरा लिम्फोइड डेंड्राइटिक सेल्स, जो कहाँ से आया हुआ है, लिम्फोइड लीनेजेस से, ऑफ HSC डिफरेंट लोकेशन। यानी आपका जो भी हेमेटोपोइसिस स्टेम सेल्स था वहाँ से सारी सेल्स आते हैं जो कि डेंड्राइटिक सेल्स होते हैं। जितने भी टॉप सारे चारों के चारों डेंड्राइटिक सेल्स होते हैं वो एक्सप्रेस करते हैं क्लास 2 मॉलिक्यूल्स में, ठीक है। एंड B7 होता है आपका को स्टिमुलेटर मॉलिक्यूल होता है, हाई लेवल में प्रेजेंट होता है। ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं, ठीक है। अदर देन APC आपका एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है विच रिक्वायर ट्रिगर टू फंक्शन एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। इमेच्योर DC जो है आपका वो एक्वायर करता है, ठीक है। सबसे पहले आएगा, फिर प्रोसेस करेगा एंटीजन को फेगोसाइटोसिस या फिर एंडोसाइटोसिस के थ्रू। उसके बाद मैच्योर डेंड्राइटिक सेल्स जो होंगे वो T हेल्पर सेल्स में जाएंगे, T हेल्पर सेल्स में आएगा और आगे अपना काम करेगा, ठीक है। ये डिफरेंट टाइप के जो भी डेंड्राइटिक सेल्स हैं। उसके बाद क्या होगा, DC जो होगा कॉमन माइलॉइड प्रोजेनाइटर में, जिसमें आपका लैंगरहन इंटरस्टिशियल, ये माइग्रेट करेगा लिम्फ नोड में प्रेजेंटिंग एंटीजन से। हेल्पर T सेल से आया, लिम्फ नोड में करेगा। अब जो भी आपके डेंड्राइटिक सेल्स होंगे लिम्फ में आ जाएंगे, लिम्फ नोड्स में आ जाएंगे, उसके अंदर आपके B सेल्स बहुत ज़्यादा होंगे, तो हम इसको फॉलिकुलर डेंड्राइटिक सेल्स बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे लिम्फ फॉलिकल्स प्रेजेंट है। अदर की हम बात करें तो डू नॉट पार्टिसिपेट एंटीजन प्रेजेंटिंग में, तो सिंस इनके पास क्या नहीं है, MSC क्लास 2 मॉलिक्यूल नहीं होता उनके मेम्ब्रेन पे, तो ये पार्टिसिपेट ही नहीं होंगे एंटीजन प्रेजेंटेशन में। दे शो हाई लेवल ऑफ एंटीबॉडी रिसेप्टर्स ऑन देयर मेम्ब्रेन। एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बाइंड करेंगे और यही कॉम्प्लेक्सेस आपके ब्लड में रहेगा लॉन्गर ड्यूरेशन तक और इफेक्टिव इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट करेगा। तो जिनके पास MSC 2 नहीं है वो प्रेजेंटिंग सेल में काम नहीं करेगा, बल्कि आपके बॉडी ब्लड में, ठीक है, लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए रह लेगा और इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट करेगा, ठीक है। नाउ कितना रह रहा है अभी, सेल्स ऑफ लिम्फोइड लीनियज है, जिसमें आपका B लिम्फोसाइट है, T लिम्फोसाइट है। अगर ये अभी रहता है तो हम कर देते हैं। नेचुरल किलर सेल है, सारा पढ़ा चुकी हूँ नेचुरल किलर सेल्स। देन एपिटॉप एंटीजन डिटर्मिनेंट्स हैं, जिसमें B सेल एपिटॉप के कुछ एंटीबॉडी है, T सेल्स के भी स्टार्ट ख़त्म कर देते हैं इसको आज ही।
आई थिंक 1 घंटे का लेक्चर जाएगा, ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, 2 पार्ट में फिर मैं क्या तोड़ूँ इसको। अब हमें पढ़ना है सेल ऑफ लिम्फोइड लीनेज। लिम्फोइड लीनेज से आपके कौन कौन से सेल्स बन रहे हैं, लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं सबसे पहले बी लिम्फोसाइट्स के पास। बी लिम्फोसाइट्स आपका पहला डिस्कवर्ड किया गया है लिम्फोइड टिश्यू से, जिसका बर्सा और फैब्रिकस हम इसे बोलते हैं। ये आपके गर्ट इन द बर्ड्स में पाए जाते हैं। तो बी लिम्फोसाइट्स आपको बोल रहे हैं, बर्सा और फैब्रिकस हम बर्ड्स में बोलते हैं बी लिम्फोसाइट्स को। ह्यूमन्स एंड माइस में बी मैचुरेशन कहाँ पे होता है, बोन मैरो में। मैचुरेशन के बाद बी सेल्स आपके माइग्रेट होते हैं सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में। 10 से 15% ऑफ लिम्फोसाइट से आपके बी सेल्स होते हैं। बी सेल्स जो होता है एंटीजन को एनकाउंटर करता है, एंटीजन से बाइंड करता है मेम्ब्रेन रिसेप्टर पे, जिसको हम बी सेल रिसेप्टर्स बोलते हैं। ये इंटरेक्शन जो होता है वो रैपिड डिवीजन करता है बी सेल को प्लाज्मा एंड मेमोरी सेल्स में। मैंने आपको पढ़ाया था कि बी सेल्स आगे जाके डिफ्रेंशिएट होकर प्लाज्मा एंड मेमोरी सेल में बनाते हैं, आइडेंटिकल कॉपीज बनाते हैं एंटीबॉडी स्पेसिफिक एंटीजन का, और बहुत सारे ब्लड स्ट्रीम में ये पास होते हैं। अब जो आपका प्लाज्मा सेल होता है वो क्या करता है, बेसिकली एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करता है। मेमोरी सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, आपके मेमोरी बनाने का काम करते हैं, ठीक है। बी सेल जो होता है डेवलप होता है आपके इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी में, जिससे रिएक्टिविटी जो होती है आपकी सेम एंटीजन से सेकेंडरी एनकाउंटर के टाइम में वो बहुत अच्छी बन जाती है। अब मेमोरी आ गई आपके पास, मान लो आपके पास कोई एंटीजन आपकी बॉडी में आया, आपको फीवर वगैरह हो गया, सेम एंटीजन दोबारा है तो आपको पता है कि आपको फीवर ही होना, तो आपकी मेमोरी बन जाती है। किल द पैथोजन, द बी सेल इम्यून रिएक्शन रिक्वायर सिंथेसिस ऑफ एंटीबॉडी। बी सेल किस लिए होता है, एंटीबॉडी बनाने के लिए, ठीक है। हैंस ये आपका ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट करता है बॉडी फ्लूइड में। मेमोरी बी सेल्स जो होते हैं उनकी लॉन्ग लाइफ होती है, ये लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं आपको पैथोजन के अकॉर्डिंग। एंटीजन स्पेसिफिक एंटीबॉडी बनाते हैं, टी हेल्पर सेल्स को प्रेजेंट करते हैं, एक्टिवेट करने में हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। ये सारा काम इसका होता है। ये किस तरीके से आ रहे हैं वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। मैच्योर बी सेल्स जो होते हैं डिफरेंट मॉलिक्यूल ऑन देयर मेम्ब्रेन। अब मैच्योर बी सेल्स के पास बहुत सारे डिफरेंट मॉलिक्यूल होते हैं उनके मेम्ब्रेन पर। CD45 होता है, इज फॉर्म B220। मार्कर प्रोटीन होते हैं जो आपके मैच्योर एंड इमेच्योर ऑफ बी सेल्स में पाए जाते हैं, एक्सप्रेस नहीं करते हैं लीनियर सेल से एंटीबॉडी की तरह। क्लास 2 MSC होते हैं जो कि फैसिलिटेट करते हैं बी सेल को प्रेजेंटिंग एंटीजन पे। CR1 CR2 कॉम्प्लीमेंट रिसेप्टर्स होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्स बाइंड करते हैं इस प्रोडक्ट के साथ, सारा पढ़ चुके हैं। CD32 रिसेप्टर्स होते हैं आपके एंटीबॉडी क्लास G, जिसको IgG बोलते हैं, एज FcYR2। B71 B72 मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं जो कि टी हेल्पर सेल से रिसेप्टर से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं टी लिम्फोसाइट्स की। टी लिम्फोसाइट्स या फिर टी सेल्स होते हैं बी सेल्स की तरह ही ओरिजिनेट होते हैं बॉन मैरो में, लेकिन ये माइग्रेट कर जाते हैं थाइमस ग्लैंड में, यहीं पे मैच्योरेट होता है, मैच्योरेशन यही होता है। टी लिम्फोसाइट्स जो होता है एंटीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, अडेप्टिव इम्यूनिटी को जनरेट करते हैं या फिर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। टी सेल किसके लिए है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। बी सेल किसके लिए, ह्यूमरल इम्यूनिटी। अनलाइक ह्यूमरल इम्यूनिटी, बी सेल्स पॉजेस कैपेबिलिटी टू बाइंड सॉल्युबल एंटीजन से। टी सेल जो होते हैं वो अपने सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी से बाइंड नहीं करता है, इनके पास क्या चाहिए, मेजर हिस्टोकम्पेबिलिटी कॉम्प्लेक्स चाहिए। ये मॉलिक्यूल जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं एंटीजन पे, यही एक्सप्रेस करते हैं सेल पर, और यहीं पे आपके वायरस इन्फेक्टेड सेल्स होते हैं, ये सारे के सारे यहीं पे इनके सेल पर ही आ जाते हैं। टी सेल्स जो होते हैं 2 मेम्ब्रेन मॉलिक्यूल्स होते हैं, CD4 एंड CD8। CD4 जो होता है रिकॉग्नाइज करता है, लिमिटेड होता है, और ये क्लास 2 मॉलिक्यूल से बाइंड करता है। CD8 जो होता है इनका भी लिमिटेड होता है एंटीजन से, क्लास 1 मॉलिक्यूल पे होता है। इसके अकॉर्डिंग आपका मेम्ब्रेन मॉलिक्यूल बनता है और फिर आपका मोस्ट मैच्योर टी सेल्स दिखाई देते हैं। CD28 ये रिसेप्टर होते हैं आपके को स्टिमुलेटरी फंक्शन करते हैं मॉलिक्यूल B7 के साथ, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स पे प्रेजेंट होते हैं। CD45 टायरोसिन फॉस्फेट टाइप रिसेप्टर्स होते हैं जो आपके टी सेल्स पर प्रेजेंट होते हैं इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन की तरह। तो इस तरीके से CD4 एंड CD4 आते हैं यहाँ पे। इनके 3 सब पॉपुलेशन होते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था कि टी सेल्स के 3 होते हैं। हेल्पर टी सेल जो हेल्प करते हैं CD4 मॉलिक्यूल को, जिसको हम टी सेल्स कहते हैं, CD4 मॉलिक्यूल पे एक्सप्रेस करते हैं। एंटीजन बाइंड करेगा MSC2 से, आपको पता है CD4 वाला 2 से बाइंड कर रहा है, उसकी मदद कर रहा है हेल्पर टी सेल। साइटोटॉक्सिक वाला जो होता है CD8 मॉलिक्यूल की बाइंड करेगा, जिसको हम TC सेल बोलते हैं, यानी साइटोटॉक्सिक। सप्रेसर सेल जो होते हैं टी सेल को सप्रेस करने में आपका काम करेंगे, ह्यूमरल एंड सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स को सप्रेस करेंगे, ठीक है। ये आपके हो गए टी सेल्स। ये थोड़ा सा है। नेचुरल किलर सेल की अगर हम बात करें तो 5 से 10% प्रेजेंट होते हैं टोटल लिम्फोसाइट पॉपुलेशन में। स्पेसिफिक मेम्ब्रेन नहीं होता इनके पास, ठीक है, लाइक जैसे टी एंड बी सेल्स के पास होते हैं। ये आपके आइडेंटिकल पोटेंशियल टारगेट सेल को, ये क्लास 1 मॉलिक्यूल को कम करते हैं, रिड्यूस करने का काम करते हैं, उनके सरफेस को भी नेचुरल किल करने की तरह हेल्प करते हैं। इसको हम साइटोटॉक्सिक सेल भी बोलते हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं एपिटोप एंटीजन डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं।
इम्यून सेल डू नॉट इंटरेक्ट विद द एंटायर एंटीजन। अब आपको पता है कि पूरा का पूरा इम्यून सेल आपके पूरे एंटीजन को बाइंड नहीं कर पाता, लेकिन डिस्क्रीट रीजन ऑफ एंटीजन से बाइंड करता है। तो ये इम्यूनोलॉजिकल एक्टिव रीजन जो होते हैं एंटीजन के, वो बी एंड टी लिम्फोसाइट से सबसे पहले आते हैं। फ्री मॉलिक्यूल एंटीबॉडी आएंगे जिसको हम एपिप्टोप और एंटीजन डिटर्मिनेंट बोलेंगे, ठीक है। जहाँ से बाइंड करेगा उसको एपिप्टोप बोलते हैं, एपिटॉप्स बोलते हैं। प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें तो बी सेल एपिटॉप जो होता है वो नेचर ऑफ एंटीजन पर डिपेंड करेगा, आके उससे बाइंड करेगा, एंटीबॉडी मॉलिक्यूल बना लेगा। इंटरेक्शन होगा बी सेल एंटीजन का, जिसमें बाइंड्री कॉम्प्लेक्स बनता है, जिसका एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री शेप होता है, उसके हिसाब से वो अपना कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। एपिटॉप की प्रॉपर्टीज़ होती हैं कुछ, इनका साइज़ जो होता है डिपेंड करता है, ठीक है। स्मॉलर होगा एंटीबॉडी से, जो एंटीबॉडी बाइंडिंग साइट होता है एपिटॉप का साइज जो उससे कम होगा। शेप जो होगा वो रिकॉग्नाइज करता है एंटीबॉडी को, आएगा उसके शेप के अकॉर्डिंग लग जाएगा, ठीक है, और बाइंड कर लेगा। केमिकल एनवायरनमेंट भी प्रोवाइड करेगा, एंटीजन एंटीबॉडी इंट्रैक्शन होगा। प्रॉपर बाइंडिंग के बाद एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनेगा। एपिटॉप जो होता है आपका बी सेल का, वो प्रोटीन सरफेस पर ही बनता है और इस तरीके से काम करता है। हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड्स होते हैं, इनका साइज जो होता है बेसिकली कॉन्स्टेंट नहीं होता। बी सेल जो होते हैं जनरली लार्ज होते हैं और एंटीबॉडी जो होती हैं लार्जर होती हैं, इनकी फ्लैटेड भी होती है। तो जहाँ पे आकर आपका एंटीजन, ये आपका जो होता है वाई शेप का एंटीबॉडी होता है, ठीक है, एंटीबॉडी। इनके पास दो टाइप के चेन्स होते हैं, जिसको हम बोलते हैं लाइट चेन, हैवी चेन। जो लाइट चेन है उसको फैब रीजन कहते हैं, हैवी चेन को हम एफसी रीजन कहते हैं। बी सेल इम्यूनोग्लोब्यूलिन है ये, यानी इम्यूनोग्लोब्यूलिन हम एंटीबॉडी को बोलते हैं। जिस साइट पे आपका एंटीजन बाइंड करता है पहली साइट, उसको हम एपिटॉप कहते हैं। जहाँ से एंटीजन बाइंडिंग साइट है वो दूसरी होती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये होता है। बी एंड टी सेल एपिटॉप की अगर हम बात करें तो देखो फीचर होगा इंटरेक्शन विद द एंटीजन। बी सेल में होता है बाइंडिंग कॉम्प्लेक्स बनता है, जिसको हम एंटीबॉडी एंड एंटीजन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। टी सेल में टर्नरी कॉम्प्लेक्स बनता है, टीसीआर एंटीजन एमएससी मॉलिक्यूल। बाइंडिंग ऑफ सोल्यूबल एंटीजन बी सेल्स में होता है, टी सेल्स में नहीं होता। एसोसिएशन एमएससी मॉलिक्यूल की जरूरत नहीं पड़ती बी सेल में, यहाँ पे प्रोसेस एंटीजन होता है। केमिकल नेचरली प्रोटीन पॉलीसेकेराइड लिपिड होता है, मोस्टली आपके टी सेल वाले प्रोटीन्स होते हैं, ओके। प्रॉपर्टी ऑफ एपिटॉप एसेसिबल हाइड्रोफिलिक होता है, इंटरनल लीनियर पेप्टाइड होते हैं। तो यहाँ पे बी एंड टी में थोड़ा सा डिफरेंशिएशन है। प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें सेल एपिटॉप्स की, सॉल्युबल नेटिव एंटीजन। एंटीजन जब बाइंड करता है तो वहाँ पे एमएससी मॉलिक्यूल आता है जो कि रिकॉग्नाइज करेगा आपको, और सेल उसी से ज़्यादा बाइंड कर जाएगा, ठीक है। ट्राई मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स बनाता है आपका एंटीजन पेप्टाइड टी सेल रिसेप्टर्स। ये मोस्टली इंटरनल एंड एक्सप्रेस करते हैं एंटीजन पेप्टाइड को जब प्रोसेसिंग होती है उस टाइम पर, ठीक है। इस तरीके से बाइंड होता है एंड दैट इज़ योर ट्राई मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स, जो कि टी सेल से बनते हैं, टी सेल्स। बी सेल में बनता है बाई मॉलिक्यूलर, ठीक है, बाई मॉलिक्यूलर या फिर आपके एंटीजन एंटीबॉडी। यहाँ पे बनता है ट्राई मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ टी सेल। तो ये चैप्टर आपका हो चुका है डन। यहाँ पे समरी है एंड आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे देख लो। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कि हिमेटोपोइसिस का होता है, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड किस तरीके से होता है, कहाँ पे होता है, ये आपको लिखना है। बी सेल एंड टी सेल एपिटॉप में आपको डिफरेंशिएशन बताना है। जैसे अभी मैंने आपको टेबल बताया, तो इस तरीके से बी सेल एंड टी सेल एपिटॉप। बी सेल एंड टी सेल एपिटॉप्स में आप जब आपका बी सेल एंड टी सेल में डिफरेंशिएशन आए तो एपिटॉप के बारे में भी आप लिख सकते हो। इसका एक्सपांड फॉर्म लिखना है आपको। जैसे एमएससी आपका क्या है, मेजर हिस्टो कंपेटिबिलिटी फैक्टर, सीटीएल है, टीसीआर है, एडीसीसी है, ठीक है, ये आपका। जैसे आपका एंटीबॉडी डिपेंडिंग साइटोटॉक्सिसिटी लिम्फोसाइट, टी सेल रिसेप्टर, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, ठीक है, ये आपके होगा ये चैप्टर डन। अब हम ब्लॉक 2 करेंगे जहाँ पे एंटीजन एंटीबॉडी आखिरकार हम बनाएंगे। यूनिट 6 में आपको एंटीजन पढ़ना है, देन एंटीबॉडी, उसके बाद यूनिट 8 में आपको एंटीजन एंटीबॉडी इंट्रैक्शन पढ़ना है। तो ये ब्लॉक 2 कंप्लीट होगा आपका, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं जल्दी, ठीक है। और फिर आपका ये चैप्टर करते हैं नेक्स्ट वाला जो आपका इंपॉर्टेंट है एंटीजन। उसके बाद वन शॉट में इसका भी करा दूंगी, ठीक है। वन शॉट पहले भी मैंने कराया है, अगर देखना है आपको तो वहाँ से देख सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट में, जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू फॉरगेट, ठीक है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट में, और अगर आपको कोई भी इससे रिलेटेड डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट में, बाय बाय एंड टेक केयर।